उनको हाँ किस क्वेश्चन में पॉइंट वाइज लिखना है और किस क्वेश्चन में पैराग्राफ पैराग्राफ हाँ, में तो देखो लिखना है। जैसे डिस्कस करने वाला क्वेश्चन आता है तो मेरा मानना है कि उसमें आप जो पैराग्राफ में लिखो, किसी में आर्गूमेंट पूछता है आपको तो उसमें पैराग्राफ फॉर्मेट में लगो। और जिसमें सिंपली ये पूछ रहा कारण है, ठीक है, इसकी कमियां बताओ, तो उसमें आप जो है पॉइंट फॉर्मेट में दे सकते हो। ये चीज़ हम्म। याद रखना, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है ना उससे चेंज हो जाता है। अब ये देखो विशेषताओं को वर्णन कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना था, ध्यान से समझो। जैसे मान लो मेन पॉइंट आपने लिखा, ठीक है, तो उसके बाद में एक जो मेन, मान लो 5 मेन पॉइंट होंगे, तो उन 5 मेन पॉइंटों को लिख के आप इनको पे बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से करना है आपको डिस्क्राइब। तो वो चीज़ याद रखना। पर कभी कभी जैसे आर्गूमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको तर्क वितर्क करना होता है, तो उसमें भी ऐसे कर सकते हो, पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो। पर पॉइंट फॉर्मेट जैसे लिखना, मान लो कि ये चीज़ है, इसके पक्ष में और विपक्ष में, ठीक है, तो फिर आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे या पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो और ये चीज़ को घबराओ मत, जैसा आपको लग रहा है कि जैसे मोनिका का ऐसा रहा है कि उसने, ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट फॉर्मेट में लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन पॉइंट फॉर्मेट में लिखे हैं, अपन ज़्यादातर उसने पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखे हैं, तब भी उसका 2-2 बार इंटरव्यू आया है। तो वो कोई मैटर नहीं करता, मेन जो है आपका कंटेंट। ठीक है, परंतु हाँ, जहाँ पे चांसेस बनता है मैप बनाओ, जैसे मैं इंडिया का मैप बोलता हूँ, कुछ इमेज जहाँ से बन सकती है वो ज़रूर डालो, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, थोड़ा कंटेंट का जो उसका फ़ायदा रहता है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखो वैदिक साहित्य में वर्णित, तो इसी के बारे में बताना है, ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंट टाइम में बता रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मिडिवल काल के बता रहे हो, नहीं। दूसरी बात, भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आर्य जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र को सप्त सेंधा प्रदेश कहा गया, जो कि ऋग्वेदिक काल में हिमालय, तिब्बत, तुर्किस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान और अरावली से घिरा क्षेत्र था। ठीक है, अब चाहते तो इसमें एक इंडिया का मैप बना, मतलब जो भी उस टाइम का मैप बना के आप, ठीक है, वो उसमें ये जो है शो कर सकते थे डायरेक्ट। भौगोलिक विशेषता है नदियाँ, ठीक है, समुंदर, पर्वत, मरुस्थल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ज़्यादा अच्छा होता कि एक मैप बना देते छोटा सा, फिर उसमें थोड़ी बहुत कुछ नदियाँ दिखा देते, ठीक है, कुछ पर्वतमालाएँ दिखा देते, तो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। ये चीज़ याद रखना। भौगोलिक विशेषता है, आपने क्या है, नदियाँ दिखाई है। नदियाँ वेदी संस्कृति, यमुना, सतलुज, सरस्वती नदी में स्थित है। कुंभा कोरमा नदियों का उल्लेख है, सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख है। ठीक है, अब ये देखो आप फैक्ट बता रहे हो। ठीक है, फिर इसमें आपने पर्वत क्या, इसीलिए बता रहा हूँ, देखो ये सारी चीज़ें ना आपको उस मैप में आ जाती। आप आराम से मान लो इस एरिया में आराम से उस मैप को बनाते अच्छे तरीके से। और जो आप ये नदियाँ पर्वत है इसको दिखाना चाहते थे, समुंदर, ठीक है, कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, अब तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। समुद्रम का उल्लेख है, सप्त ब्राह्मण पूर्वी पश्चिम समुद्र का उल्लेख है। मरुस्थल, ऋग्वेद काल में लोग मरुस्थल से अनभिज्ञ थे। तैत्तिरीय अनेक में कुरुक्षेत्र के उत्तरी हिस्सों का मरु क्षेत्र कहा गया है। इसके साथ यह भी ज्ञात होता है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी जो कृषि पर निर्भर थी, शहरों का विकास इस समय नहीं दिखाई देता। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना, जैसे भौगोलिक जो विशेषता, चलो ठीक है ये तो आएगा ही, पर्वत पहाड़ जो है आपका ये आएगा। इनकी विशेषताएं बतानी है भाई। उस टाइम जो है मेन जो है सिंधु नदी थी, उसी का जो है मोस्टली जो लोग इरिगेशन के लिए उस टाइम यूज़ करते थे। तो मेरा मानना है कि इसमें मैप तो ज़रूर आना चाहिए। आप जाके देखो, अगर है ना आप ये सतीश चंद्रा इनमें देखोगे ना आप, रामचंद्र शर्मा में, सॉरी, तो उसमें है, मतलब उस टाइम का जो है थोड़ा सा मैप, थोड़ा सा आइडिया करके आप आराम से चीज़ें दर्शा सकते हो, तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। ये चीज़ याद रखना। अब आपने इसमें क्या ओनली फैक्ट लिखे हैं, तो फैक्ट से थोड़ा बचो। अरे मैं अभी एक चीज़ आपको उस दिन ही बोला था कि अभी आप अगर आंसर लिख रहे हो ना, मॉडल आंसर, तो अभी जो आपके पास जो भी मॉडल आंसर, शायद मैंने भी कुछ बुक भेजी थी, अगर आपके पास जो भी है उसमें से देख के उस कंटेंट को तो ज़रूर यूज़ करो। उससे क्या होगा ना, अभी आप इस कंटेंट को यूज़ करोगे तो आपको याद होते जाएंगी चीज़ें, तो उनका जरूर देखा करो। प्रेजेंटेशन अपनी रखो, पर कंटेंट जरूर यूज किया करो। उससे क्या है ना, एक आपके धीरे धीरे एक अप्रोच डेवलप होगी। अच्छा, इस तरीके का, ऐसा नहीं कि उन्हीं का पूरा 100% सही रहता है, पर मान लो कि वहाँ से 30-40% भी आपको चीज़ें सीखने को मिल रही है तो सीखना चाहिए। फिर उसके बाद अपने पास जो नोट्स है, आपका जो नॉलेज है उसका यूज़ करो। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैप बनना चाहिए था, तो वो ज़रूर बनाओ कि मैं कैसे इस फैक्ट को जो है ओनली जो मैं अपने मैप में शो कर सकता हूँ। ये आर्ट सर उस बहुत टाइम पे ज़रूरी है। मैंने सोचा था, लेकिन सर उस टाइम मुझे इस टाइम को मैप ही नहीं याद है, बिल्कुल भी देखना रामचंद्र पड़ेगा। शर्मा में जाके देखो, आपको मिल जाएगा। रामचंद्र शर्मा में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। तो उसमें हर टाइम पीरियड का दिया है मैप, हम्म। उसमें मिल जाएगा आपको, ज़रूर देखो, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह व वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार कीजिए। अब इनका इंपॉर्टेंस बताना है। ठीक है भाई, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस था।
मानव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे महत्वपूर्ण जानवरों में सिंह तथा वृषभ है, जिनकी उपस्थिति के प्रमाण पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक दिखाई देते हैं। भारतीय परंपरा में सिंह और बैल दोनों का ही धार्मिक महत्व है। ठीक है, अब देखो इतना ज़्यादा नहीं, आपने क्या किया ना, यहीं पे क्वेश्चन का जो आंसर है उसी का ही महत्व को बता दिया आप। देखो यही इंट्रोडक्शन में और मेन बॉडी में अंतर करना थोड़ा सीखो। कंक्लूजन में बहुत सारे बच्चों क्या होता है कि कंक्लूजन लिख देते हैं इंट्रोडक्शन में, तो ये चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे सीखो। ठीक है, आप इसमें इतना जरूरत नहीं, आप ये डायरेक्ट बता सकते थे वास्तुकला, कला और वास्तुकला क्या होती है। ठीक है, फिर आखिर में लिख देते कि इसमें जैसे देखते हैं कि कला वास्तु सिंह वसम के उदाहरण है, उस तरीके से आप दर्शा सकते थे। इनका क्या इंपॉर्टेंस है, देवी दुर्गा का वाहन सिंह है, शक्ति का प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, अब अपने को ये देखना पड़ेगा वो टाइम पीरियड से ही दिए है इसमें नहीं, तो याद करो कि अशोक के जो स्तंभ है उसमें भी है, तो वो भी डालना पड़ेगा आपको। वृषभ जो है भगवान शिव का वाहन है, नंदी के रूप में प्रसन्नता या खुशी का प्रतीक है। सिंह तथा वृषभ कला के महत्व क्या है, भारत के राजकीय चिन्ह सारनाथ, अशोक के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति। हाँ ये अच्छा डाला आपने। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य धातु से निर्मित भेल है, तमिलनाडु भेल रॉककट, इसमें मानव की भेल को पकड़ते हुए दिखाया गया है। सिंह तथा वृषभ का वास्तुकला में महत्व, सिंह तथा वृषभ को कला में महत्व। अच्छा देखो ना, कभी जब इस टाइप का अगर बने तो जरूरी नहीं कि आप अलग अलग भी दर्शाओ, ठीक है, एक साथ भी दर्शा सकते हो कला और वास्तुकला, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि रिपीटेशन हो रहा है। अगर आपको एकदम क्लियर ही पता है कि हाँ ये आर्ट का पार्ट है और ये जो है वास्तुकला का पार्ट है, तो फिर आप अलग भी दिखा सकते हो। मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर बैल, सिंह, हाथी आदि की आकृतियाँ है, यह प्रति चक्रवर्ती सम्राट की शक्ति का संकेत है। सांची के स्तूप में मध्य प्रदेश जो तोरण में वृक्ष के साथ बैल की नक्काशी है। अतः उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक देश के राष्ट्रीय प्रतीक शेर और बैल भारत की भूमि के विकास और परिवर्तन के चरणों के साक्षी रहे। अब एक मिनट है, देखो भारतीय मिथक, ठीक है, मतलब मिथकों में मतलब पौराणिक जो कथाएँ होती हैं, ये चीज़ ध्यान समझना। कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार कीजिए। अब देखो आपको जो है मिथक वाला शायद मुझे लग रहा है कि आपने ये कहाँ पे अच्छा है किया है, सही है सही है, तो आपने क्वेश्चन की जो डिमांड है कंप्लीट किया है उसको। ठीक है, तो सर एक चीज और, हाँ बोलो बोलो। सर जो कंक्लूजन होता है ना, तो सर ये कंक्लूजन स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जैसे उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि या अतः स्पष्ट है, इसके अलावा और कुछ है कि जहाँ से अपन स्पष्ट कर सके, शुरू कर सके? देखो जैसे जैसे एक तो ये हो गया था, तो विश्लेषण से एक आता है निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको जरूरी नहीं है ये चीज़ वर्ड भी लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जो डायरेक्ट ये लिखो भाई सिंह तथा वृषभ का महत्व जो है भारतीय प्राचीन काल से लेकर अभी वर्तमान ज्ञातव्य है या गौरतलब है कि ज्ञातव्य है, इन शब्दों से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक नॉर्मल लेता है। पर ये चीज़ याद रखना कि जो भी कंक्लूजन रहे उसका निचोड़ होता है। ठीक है, पर जैसे मान लो प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें थोड़ा सॉल्यूशन वाला अप्रोच में रखना, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, और जैसे मान लो कि किसी चीज़ का अपन पॉजिटिव लिख रहे हैं तो कुछ पार्ट उसका नेगेटिव या चेतावनी युक्त होना चाहिए, उस टाइप का भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। शैलकृत स्थापत्य पारंपरिक भारतीय कला एवं इतिहास के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। अब देखो इसमें विवेचना कीजिए तो यस ही नो में आएगा। विवेचना मतलब प्रतिनिधित्व करता है, यस नो के दोनों के आपको आर्गूमेंट देने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो पुरातन स्रोत के रूप में शैलकृत स्थापत्य, रॉक कट वास्तुकला चट्टानों काटकर बनाई गई इमारतों का एक प्रकार है जो कि उस समय सामाजिक आर्थिक दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दो जैसे करके। ठीक है, एग्जांपल जरूर लिखो, उससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो शैलकृत स्थापत्य पारंपरिक भारतीय कला से, ये डायरेक्ट कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये लिखना था। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट पक्ष में और विपक्ष में, इसके जो पक्ष में आपके पास जो पॉइंट है वो लिखो, फिर विपक्ष में कि हाँ नहीं प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उसके कुछ एक दो पॉइंट लिख दो। भूतपूर्व प्राचीनकालीन प्राकृतिक गुफाओं में बने चित्र तत्कालीन समय की समुदाय और रीति रिवाज की जानकारी देते, जैसे बेटका की गुफा है। ठीक है, ये क्या बोला, शैलकृत स्थापत्य जो पारंपरिक भारतीय कला एवं इतिहास के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाओ, देखो जैसे बेटका की गुफा में क्या है, वहाँ पे आपको देखो उसमें डांस फॉर्म भी दिखाया गया है। ठीक है, शिकार किस तरीके से किया जाता है वो भी दिखाया गया है, शादी समारोह जो है उसका भी दिखाया गया है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। फिर आगे मौर्य काल में अशोक के द्वारा पहाड़ी काटकर गुफा निर्माण विकसित स्थापत्य का परिणाम, बारबर की गुफाओं में निर्मित गुफाएं।
ठीक है। मौर्य काल में गुफा विकसित, उनमें चैत्य में स्फूर्त का निर्माण, उदाहरण पश्चिमी घाट में बनी गुहा मंदिर। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छा तरीका है कि आप पॉइंट लिखा, आपने एग्जाम्पल लिख दिया, बहुत अच्छा तरीका है ये आंसर लिखने का। खारवेल के समय उदयगिरी पहाड़ियों में रानी गुहा विहार से राजनीतिक घटनाओं की जानकारी। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अजंता के गुहा मंदिर मौर्य काल से गुप्त काल तक के विकास को दर्शाते हैं। और एलोरा में कैलाश मंदिर शैलकर स्थापत्य का अन्य उदाहरण है। अधिक जानकारी से स्पष्ट प्राचीन काल से शैलकर स्थापत्य कला और इतिहास को प्रतिनिधित्व देते रहे। अब मैंने बोला था थोड़ा आपको विपक्ष में भी लिखना था कि भाई देखो, अब आपको ये चीज़ समझना है कि चलो ठीक है, शैलकर स्थापत्य पारंपरिक भारतीय कला एवं इतिहास के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, विवेचना कीजिए। परंतु जैसे आपको कुछ दिखाना पड़ेगा कि नहीं, जैसे कुछ कमियां तो दिखानी पड़ेगी ना आपको, कि कभी क्या होता है कि मान लो कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मिस हो गई है, या मान लो कि जो आकृति है उसमें से गायब हो गई है, कभी अपन टाइम पीरियड का अच्छे से अनुमान नहीं लगा पाते, मतलब जो भी है, मतलब मेरा मानना है कि इसमें कमियों वाला पार्ट भी आएगा। विवेचना करने का मतलब यही होता है। तो आपने क्या कि एक साइड ही लिख दी है, तो चाहे 2 पॉइंट ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने देखो 6 पॉइंट लिखे हैं, तो इन 6 पॉइंट की जगह आप चाहे 4 पॉइंट ये लिखते हैं, 2 पॉइंट वही लिखते हैं, पर वो पक्ष जरूर होना चाहिए। ठीक है, फिर आप कंक्लूजन करते कि नहीं, ज़्यादातर जो है ये अपनी जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को स्पष्ट वर्णन करते हैं, परंतु कुछ जो है, या मान लो कि जो भी इतिहासकार होते हैं उनके द्वारा थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, मतलब जो भी है, परंतु थोड़ा बहुत आपको इसमें वो पॉइंट भी आपको ढालना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डाली। ठीक है, अब आपको इसमें ये बताना है कि कैसे जो है गुप्त काल में साइंस जो टेक्नोलॉजी था उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब देखो मैं एक और चीज़ तुम्हें सिखाता हूँ, ध्यान से समझना है यहाँ पे। जैसे कभी भी है ना, देखो थोड़ा जब भी आंसर राइटिंग यूज़ करो तो ये डायग्राम जो है इनका जरूर यूज़ करना। देखो आपने पक्का इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाया हो, जिसमें बताता हूँ, एक ध्यान से समझो। यहाँ पे आप लिख दो समय काल लिख दो, ये यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं, समय लिख दो, या जो भी है मान लो कि जो भी गुप्त काल था, या मतलब जो भी है आप यहाँ पे लिखो कि गुप्त काल से पहले जो भी थे, गुप्त काल से कौन पहले थे। ठीक है, गुप्त काल में यहाँ पे फिर ये विज्ञान की प्रगति, यहाँ पे इसके यहाँ पे ये लिखो। अब देखो ये अलग चीज़ है, अब ये किसी के आंसर में नहीं मिलेगा आपको। अब आपको ये दिखाना है कि भाई पहले जो है साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, पर जैसे गुप्त पीरियड आता है, ठीक है, गुप्त काल जब आता है तो साइंस का विकास एकदम ऐसे होता है। समझ में आया? ठीक है, अब इस यहाँ पे एक दो चीज़ें यहीं पे लिख दो, एक दो चीज़ें लिख दो बस सिंपली, जो उस टाइम ज़्यादा वो साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आप सोचो कि इसका अगर आप लिखोगे, अरे आप ऐसे पॉइंट में लिख रहे हो, जैसे इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में ये लिख दो, ये वाला डायग्राम बना दो, खुद सोचो आपका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, अलग ही आपकी कॉपी हट के दिखेगी। और ये देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये अब ये किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगी, ये आपको खुद को सोचना है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में स्कोप है, आराम से आप जो है इससे पहले कोई टाइम पीरियड ले लो जो शासन थे, ठीक है, उसमें जो है आप दिखा दो कि भाई ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, पर जैसे गुप्त काल आता तो बहुत अच्छा खासा विकास होता है, ऐसे ग्राफ की सहायता से दिखा दो। सोचो कितना अच्छा, आराम से आपको आधा या 1 नंबर आराम से मिल जाएगा, ये चीज़ याद रखना। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में प्रसिद्ध गुप्त काल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राचीन ज्ञान का आधार निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जरूर लिखो जो भी उस टाइम हुआ था। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, गणित और ज्यामिति में आर्यभट्ट में पाए का सन्निहित मान एवं त्रिकोणमिति संबंधी सूत्र। ठीक है, ब्रह्मगुप्त द्वारा बीजगणित में योगदान। ठीक है, दशमलव पद्धतियों शून्य से परिचय। ठीक है, खगोल शास्त्र, ये अच्छा किया आपने, अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। खगोल शास्त्र, आर्यभट्ट द्वारा पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर का प्रमाण, ब्रह्मगुप्त की बृहस्पति सिद्धांत में ग्रहों की चाल में खगोलीय गणना। ठीक है, फिर चिकित्सा विज्ञान में भी आप लेंगे चरक की संहिता, औषधियों का विस्तृत वर्णन एवं आंतरिक चिकित्सा, सुश्रुत की चक्षु संहिता में शल्य चिकित्सा, मोतियाबिंद का इलाज। ठीक है, अब देखो ये वाला जो आंसर आपको पॉइंट फॉर्मेट लिखना चाहिए था, जैसे इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। धातुक्रम और स्थापत्य, गुप्त काल के उन्नत धातुक्रम तकनीकी उदाहरण जंग रही दिल्ली का लोहा स्तंभ, मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण दशावतार मंदिर, देवगढ़ एवं अजंता की गुफाएं। अतः उपयुक्त विश्लेषण द्वारा यह स्पष्ट है कि गुप्त काल में आकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने प्रौढ़ता हासिल की एवं वर्तमान के लिए एक आधार प्रदान किया, जिसका लाभ भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। बस इसमें जो एक चीज़ है आपको ये इन्वॉल्व करना बस, और यहीं पे आपको इन्वॉल्व करना बस, ये चीज़ याद रखना आपको कंप्लीट। अगर देखो ये जैसे आप इन्वॉल्व करोगे ना, जैसे मान लो अभी 10 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से आपको 4 साढ़े 4 नंबर मिल जाएंगे, पर जैसे आप इन्वॉल्व करोगे तो आपको 5.5 नंबर मिल जाएंगे, ये फ़र्क पड़ता है, आप ये चीज़ समझो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, कमेंट करना आपको।
ठीक है, तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें तो बतानी है, साथ में तो थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ भी करना। कमेंट करने का मतलब यही होता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता, जो अपनी उन्नत नगर निर्माण योजना की विशेषता के लिए जानी जाती है, सिंधु नदी घाटी में इसका उद्भव ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, अब इसमें याद रखना कि शहरी नियोजन है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम जरूर बनाओ। चलो, आपने ये किया है। उन्नत शहरी नियोजना की विशेषता क्या है? नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। विशाल सड़कें नगर को अनेक खंडों में विभाजित करती थी, जबकि छोटी सड़कों का उपयोग अलग अलग घरों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में उपयोग होता था। नगर नियोजन में सबसे मजबूत पक्ष भवन निर्माण कला, जिसे मोहनजोदड़ो से स्नानघर व स्नानघर प्राप्त हुए। सभ्यता में जल प्रबंधन व साफ सफाई तार्किक रूप से व्यवस्थित थी। उदाहरण धोलावीरा। ये बहुत अच्छा है तरीका कि आप एग्जाम्पल लिख रहे हो। पुनः जल प्रबंधन प्रणाली, नॉर्मेटिव का प्रयोग करना, एक ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। ठीक है, इसमें आपने वो तो लिखा ही नहीं, नालियों का प्रयोग लिखा। ये हाँ लिखा तो है सर। कहाँ पे है? नालियाँ भूल गए आप। ठीक है, देखो ये आपको स्पेशली जो है शहरी नियोजन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप देखो कि भाई आयताकार जो आपने सड़कें वो बनाए भी, ठीक है, आयताकार पैटर्न के आधार पे थी। ठीक है, दूसरी बात जो मतलब कि जो मकानों का ढांचा था, मतलब मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे वो, तो वहाँ पे एक ये था कि वो जो दुर्घटना का है वैसी चीज़ें घटनाएं नहीं हो, डस्ट नहीं आए, उस तरीके से उस माइंडसेट से किया गया था। ठीक है, प्रॉपर जो है ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो किया गया था। ठीक है, उसके बाद में जो है पानी वानी की जो समस्या उनको तो दूर किया गया था। फिर इसके बाद कमेंट में आपको देखो, अब ये वाला पार्ट आप कमेंट थोड़ा बहुत तो जरूर लिखो आपके, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि कुछ कमेंट, जैसे अपन भाई वर्तमान सेंस में अगर देखते हैं तो कि आजकल के जो मकान होते हैं वो सड़क की तरफ खुले रहते हैं, पर उस टाइम ऐसा था। ठीक है, दूसरी कमी उसका ये था कि वहाँ पे जो एक हाई क्लास सोसाइटी थी उसके लिए एक अलग था, और जो लो क्लास था उसके लिए अलग था, तो एक वर्गगत असमानता भी दिखाई देती है। तो एक दो पॉइंट ही लिखो, परंतु आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। ध्यातव्य है कि हड़प्पा सभ्यता की समांतर मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यताएं भी शहरी थी, परंतु हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना सबसे विलक्षण थी, जो वर्तमान नगरों में भी इनपुट प्रदान कर सतत शहर निर्माण को बढ़ावा दे सकती है। ये तो अच्छा है, कंक्लूजन अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वो चीज़ याद रखो कि जैसे कमेंट का मतलब ही क्या होता है। जैसे मान लो कि भारत अभी जीता, ठीक है, आपको इस पर बोला कि चैंपियन ट्रॉफी में जो भारत जीता, इस पर कमेंट करो आप, तो आप तारीफ भी करोगे, पर कुछ कमियां बताओगे नहीं, जैसे श्रेयस अय्यर भाई उस टाइम आउट नहीं होना चाहिए था। मतलब समझ में आया ना? पता, कमेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ओनली पॉजिटिव बताओ। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कमेंट करने मतलब उसमें नेगेटिव चीज़ें भी आती। तो थोड़ा बहुत आपको एक दो पॉइंट तो जरूर लिखो। जैसे इसमें संभावना थोड़ा कम बनती है, पर एक दो पॉइंट लिखो। जैसे हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक रेशियो होता है 50-50 का। ठीक है, जिसमें आप 50 पॉइंट उसके पक्ष में लिख रहे हो, 50 पॉइंट उसके विपक्ष में लिख रहे हो। इस टाइप का टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें 60-40 रेशियो रहता है। ठीक है, कि आप उसमें ज़्यादा समर्थन में करो, 40% आलोचना करो। मेरा मानना है कि इसमें जो ये क्वेश्चन था, इसमें 80-20 रेशियो रहना चाहिए था, या 90-10 भी कर सकते थे, पर जरूर रखो ये, चाहे 10% तो जरूर रखना आपको, मतलब एक दो पॉइंट तो जरूर लिखो आप। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखो, ध्यान से समझना, प्रभाव है, ठीक, प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ते हैं। तो अभी इसमें दोनों चीज़ आएगी, ये चीज़ याद रखना। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में उत्पादन पद्धति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जिसने ब्रिटेन में मशीनों, कारखानों पर बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाया और भारतीय अर्थव्यवस्था को निर्यातोन्मुख से आयातोन्मुख बदल दिया। नहीं, अब देखो ये है ना, ये जो आपका इंट्रोडक्शन हो कंक्लूजन टाइप से हो गया। आप उसमें ये बताओ कि भाई औद्योगिक क्रांति था, उसका जो है कि आप एक चाहो तो औद्योगिक क्रांति को डिफाइन कर दो। एक तरीका तो इंट्रोडक्शन लिखने का डायरेक्ट ही सिंपल सा तरीका। दूसरा, आप ये बताओ कि जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, उसने जो है ब्रिटेन को, भारत पे एक साम्राज्य को और मतलब सुदृढ़ किया। ठीक है, और उसके कारण जो बहुत सारी आर्थिक समस्याओं के साथ साथ जो है देखने को मिलता है, सामाजिक और इस तरीके की जो है समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो मतलब आप इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन करो कि उसमें कंक्लूजन नहीं दो। सर, औद्योगिक क्रांति की परिभाषा भी तो यही है। औद्योगिक क्रांति की परिभाषा तो ये है ना कि मशीनों के द्वारा उत्पादन होने लगा था, ना कि ये है। हाँ सर,
हाँ मतलब ये मतलब फिर ये नहीं था उसमें कि इंडिया को ये वाला जो पॉइंट आप हटा दोगे तब ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना, क्योंकि ये तो बाद में परिणाम आएगा ना, यही तो पूछ रहा है उसका प्रभाव क्या रहा, ये तो प्रभाव है ना। तो आप इंट्रोडक्शन में वो प्रभाव मत लिखो, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव आपने लिखे हैं। पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ, ठीक है। भारतीय उत्पादों पर ऊंचा आयात शुल्क लगाया जाना, ब्रिटिश उत्पादों को मुक्त आयात, ठीक है। बुनकरों में कारीगरों की बर्बादी, ठीक है। भारत को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता में तैयार माल के आयातकर्ता में बदला, ठीक है। कपास, जूट, नील, अफीम का उत्पादन, ठीक है। कृषि पर निर्भरता बढ़ी और ग्रामीण संकट, कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा, नकदी फसलों की मजबूरी में उत्पादन, कर्जदारी और भुखमरी, ठीक है। व्यापार और वित्तीय शोषण, व्यापार असंतुलन हुआ, धन की निकासी हुई, स्थानीय व्यापारों का हाशिए पर जाना। क्योंकि आपको यहाँ पे जो है जीवन पर पड़ने वाले, भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले, ठीक है, आपने वही पॉइंट लिखे। आर्थिक में देखो वो चीज़ हमेशा याद रखो कि जैसे भाई एक तो कर्जा बढ़ा, ठीक है, बेरोजगार हुए, है ना। हाँ, यहाँ पे अब एक वो चीज़ याद रखना, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो स्कोप हमेशा बनता है, आप ये चीज़ याद रखना। तो स्कोप देखो, जैसे इसमें क्या करते हैं आप कि जैसे औद्योगिक क्रांति लागू हुआ, ठीक है, औद्योगिक क्रांति आया, एक मतलब फ्लो चार्ट टाइप से बना सकते थे। औद्योगिक क्रांति आया, उससे क्या हुआ कि जो हस्तकला उद्योग है उनका पतन हुआ, ऐसे करके आप पतन, उसके साथ क्या होगा, बेरोजगारी होगी, ठीक है। और क्या होगा, कृषि ऋणग्रस्तता में वृद्धि होगी, ठीक है, या पे कृषि पर दबाव बढ़ेगा उस तरीके से, ठीक है। बेरोजगारी होगी तो फिर क्या आएगा, भुखमरी, गरीबी, अकाल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एक दुष्चक्र को दर्शा सकते हो, ऐसे करके गोला सा बना के। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा होता है वो रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पॉइंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो मेरा मानना है कि मतलब सोचो कहाँ पे अपने पास एक नया, देखो अब एक चीज़ नोटिस करना, जो भी मान लो कि अभी शायद 15,000 लोगों को पास किया है ना, तो 15,000 लोग मतलब सबको ये चीज़ याद रखना कि मान लो कि 1,000-2,000 लोग होते हैं कि चलो ठीक है तैयारी नहीं करूँगे, पर मोस्टली आप ये सोचो कि 10,000 लोग सब पढ़ के जा रहे हैं, आप भी यही पढ़ के जा रहे हो, अलग से तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको तीसरी दुनिया से पॉइंट ले आओगे। परंतु जो देखो एक चीज़ याद रखना कि जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है, बस वो यही सोचता है कि भाई मैं एक अलग हट के, लीक से हट के कैसे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट आप आराम से बना सकते थे, तो एग्जामिनर को आराम से एक अलग से आपकी कॉपी हट के दिख जाएगी। देखो ये चीज़ देखना, जो टॉप करते हैं ना अच्छी खासी, जिनके रैंक आती है, उनको देखना कॉपी, आपको मिलेगा उसमें यूनिकनेस, आपको अलग चीज़ मिलेगी। तो ये पॉइंट सब लिखेंगे, आप ये चीज़ समझिए, ये पॉइंट सब लिखेंगे, परंतु आप कैसे जो है थोड़ा सा हट के आप इस तरीके से बना सकते हो। सकारात्मक प्रभाव क्या रहा, भारत में बुनियादी ढांचे का विकास, रेलवे, संचार, बंदरगाह, भारत ने निर्यात को बढ़ावा, जैसे कच्चा माल, कपास, अफीम आदि। ध्यातव्य है कि भारत में अंग्रेजों ने जो भी विकास किया था वह सवेद के लिए किया, ना कि भारतीय के विकास के लिए। अतः स्पष्ट कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को भी बिगाड़ दिया, जिसका भारत वर्तमान में भी परिणाम झेल रहा है, एवं भारत का विनिर्माण क्षेत्र इसी कारण आज तक प्रगति करने में असफल रहा है। ठीक है, इतना भी आरोप मत लगाओ, मतलब ये बोलना चाहिए कि उस टाइम जो है कि ब्रिटिश की जो औद्योगिक नीतियाँ थी उनके कारण जो है भारत में जो है गरीबी, भुखमरी, अकाल, ये सारी चीज़ें आई। उसके कारण जो है भारत जो एक गरीब राष्ट्र के रूप में रहा, और आज़ादी के बाद भी जो भारत की इस समस्याओं को दूर करने में बहुत समय लगा। मतलब ये तरीके से लिखोगे। अब इससे तो ये लग रहा है कि अंग्रेजी ही इसका एकमात्र कारण थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। अब ध्यान से समझना, अब इस क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो क्या है, वर्ण व्यवस्था। तो पहले आप वर्ण व्यवस्था को डिफाइन करो इंट्रोडक्शन में, ठीक। फिर आप उसका जो गांधी जी का वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या विचार थे उनको आप पहले थोड़ा बताओ, भाई गांधी जी का विचार ये थे। तो फिर आप फिर लिखो भाई पक्ष में, ठीक है ये चीज़ सही थी, विपक्ष में भी आपको लिखना पड़ेगा, क्यों मूल्यांकन करने का मतलब ये होता है कि जो गांधी का जो थॉट ऑफ प्रोसीजर था वर्ण व्यवस्था के बारे में, आप कितना आर्ग्यू करते हो कि कितना सही है कितना गलत है, ये चीज़ याद रखना। धर्मशास्त्रों में परंपराओं द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की प्राचीन काल से पहचान रही है। गांधी ने भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार, लेकिन कर्म के आधार पर, ना कि जन्मानुसार। थोड़ा यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को डिफाइन करो, ज़्यादा अच्छा वो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। महात्मा गांधी की वर्ण व्यवस्था पर
विचार, वर्ण और जाति में अंतर किया, वर्ण अवस्था कार्य विभाजन आधारित, नहीं थोड़ा अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको थोड़ा यहाँ पे, अभी ये नहीं, पैराग्राफ फॉर्मेट लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे दिखाओ भाई, गांधी जो है ये मानते थे कि भाई वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। गांधी क्यों मानते थे, इसका कारण ये था कि भाई स्वाभाविक सी बात है, इससे क्या होता है ना, सामाजिक जो विभाजन नहीं होता है, मतलब लोग एकजुट होकर काम कर पाते हैं, क्योंकि सबकी एक वर्ण व्यवस्था क्या होती थी पहले, सबकी ज़रूरत के अनुसार लोग काम करते थे। जैसे मान लो कि कोई कुम्हार है, गांधी जी का ये मानना था कि जैसे कुम्हार है, अगर वो कोई काम व्यक्ति कर रहा है बहुत सालों से, तो उसमें निपुणता आती है, तो दक्षता आती है, तो समाज के लिए अच्छा से मतलब अच्छे तरीके से काम कर सकता है। परंतु गांधी के मानना था कि इस आधार पर जो है इनको सबको उस मतलब होता है ना, उसमें क्या हायरार्की आ जाती है, तो उस हायरार्की से नहीं देखा जाना चाहिए, सब अपने आजीविका के लिए काम करते हैं, तो वो चीज़ याद रखना। फिर आपको क्रिटिसाइज भी करना है कि नहीं, कुछ लोगों का हो सकता है कि इसके कारण जो जन्मगत जो है वर्ण व्यवस्था अपना ली जाती है, फिर लोगों की इनोवेशन का खतरा रहता है। भाई इनोवेशन कर ही नहीं पाएंगे ना, कुछ व्यक्ति कुमार का बेटा सबाई में कुम्हार ही क्यों बने, गांधी जी का मानना था कुमार का बेटा कुमार को कुमार ही बनना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। तो उस तरीके थोड़ा इसमें पैराग्राफ फॉर्मेट को क्लियर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्ण और जाति में अंतर किया, वर्ण अवस्था कार्य विभाजन आधारित, जातीय अवस्था जन्म पर आधारित, जातीय व्यवस्था को अस्वीकार, वर्ण व्यवस्था को आदर्श माना, अस्पृश्यता का विरोध, अस्पृश्यता एक सामाजिक पाप का उन्मूलन के लिए हरिजन आंदोलन, मंदिरों दलितों के प्रवेशों की वकालत की, पारंपरिक व्यवसाय का समर्थन, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्वजों के व्यवसाय का पालन, ताकि समाज में संतुलन रहेगा, आर्थिक स्वावलंबन परस्पर निर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, ब्रह्मचार्य सादगी का आदर्श, चारों वर्णों का समान रूप से आत्म संयमी सादगी और नैतिकता के पालन की सलाह, गांधी जी के विचारों की आलोचना, जाति अवस्था का परोक्ष समर्थन किया क्योंकि व्यवहारिक रूप में वर्ण और जाति को अलग करना कठिन है, ठीक है। पारंपरिक व्यवस्था की अवधारणा ना अम्बेडकर जैसे नेताओं ने विरोध किया, व्यवसाय की अवधारणा का अम्बेडकर जैसे नेताओं ने विरोध किया, अस्पृश्यता विरोध में सीमित दृष्टिकोण क्योंकि जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात नहीं की, आधुनिक औद्योगिक समाज में वर्ण व्यवस्था की अव्यवहारिकता के कारण, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि गांधी जी के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार सामाजिक संरचना सद्भाव नैतिक उत्थान पर केंद्रित थे, किंतु व्यवहारिक रूप से जाति व्यवस्था समाप्ति में प्रभावी नहीं थे। अर्थात उनके विचारों में नैतिक आदर्श तो था, परंतु जाति व्यवस्था समाप्ति में सीमित भूमिका रही, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे देखो ना, जैसे इस जो है गांधी के जो विचार था उसको थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देते, भाई ऐसा था, पैराग्राफ में लिखते, फिर उसके बाद में भाई इसका समर्थन में क्या कारण थे, भाई गांधी जी ने ऐसा कहा, और विपक्ष में, ठीक है, आपने लिखा है, कोई इश्यू नहीं है। और ये कोई लिखने की जरूरत नहीं था, ब्रह्मचर्य सादगी का आदर्श ये सब शायद जरूरी नहीं, ठीक है। आगे देखो, भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। देखो विवेचना कीजिए तो वही पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। 1798 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि अवस्था, ये अवस्था क्यों लिख रहे हो आप यहाँ पे? नहीं सर, व्यवस्था ही है, अवस्था नहीं। हाँ वो थोड़ा याद रखो, ठीक है। एवं अन्य युद्धों द्वारा भारतीय राज्यों में रियासतों पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित कर कंपनी के शासन को विस्तार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, भारत में गवर्नर काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी आपके पास एक मैप बनाने का अच्छा खासा अवसर था, आप दिखाते कि उसने कैसे ऑक्यूपाई किया, समझ में आया? थोड़ा टाइम पीरियड अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो, भाई यहाँ पे उन्होंने पहले सहायक संधि लगाई, फिर उसके बाद भी यहाँ लगाई, इस तरीके से मैप में बना के शो करोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। सहायक संधि व्यवस्था भारतीय राज्य प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपनाई गई, ठीक है। भारतीय राज्य के विदेशी मामलों, रक्षा के दायित्व जैसे महत्वपूर्ण फैसले कंपनी के पास रखे। शामिल राज्य हैदराबाद, अब देखो यहाँ पे यही जो चीज़ है ना, आप यहाँ दर्शा सकते थे मैप में, अवध, पूना, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखने, काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार, देखो ये प्रसार के बारे में बात कर रहा है, तो आप एक चीज़ तो यहाँ पे ये करो, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सहायक संधि आपने बताया ना, यहीं पे थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। अब सहायक संधि व्यवस्था चलो ठीक है, कोई नहीं। चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के रंगपट्टी में करवाया, 1818 में सहायक संधि थोपी गई। मराठा शक्ति का पतन, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध। अभी देखो ये आप फैक्ट लिख रहे हो, आप ये फैक्ट लिख रहे हो, नहीं, आपको ये देखना है कि देखो थोड़ा समझो ये चीज़, आप है ना वो पीटी के अभी इधर मेंस में थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली बात पे हो। देखो आपको बोल रहा है कि भाई भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए, भाई इसका क्या सही था क्या गलत था। पहले तो आप बता दो कि भाई जो सहायक संधि है उसके द्वारा इसने किया, आप एक मैप बता दो, उसमें ऐसे ऐसे आगे बढ़ा। तो फिर आपको लिखना है कि भाई ये ऐसा क्यों किया। इसका कारण ये था कि स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिश उस टाइम जो था कि इतनी बड़ी शक्ति भी नहीं थी कि सबसे लड़ पाए, फ्रांस से भी लड़ पाए और भारतीय राज्य से भी लड़ पाए। तो इन्होंने जो है इस नीति को अपनाया ही इसलिए ताकि एक तो फ्रांस से बचा जा सके,
ठीक है, फ्रांस और जो अलग जो डच कंपनियां थी उनसे सबसे बचा जा सके। दूसरी, साथ के साथ अपनी सेना को तैयार करना, ठीक है। इसमें क्या करते थे सहायक संधि में कि कोई राजा था होता था, उसको ऑक्यूपाई कर ले, बोलते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, पर आपकी जो सेना है उसका जो सेना होगा उसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, इनको ट्रीटी करने से इन्होंने रोक दिया। तो समझ में है, आप ये फैक्ट मत लिखो, ये गलत है, ये आपका पूरा आंसर गलत जाएगा। समझ में, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आप में इसमें ये भी बताना है कि ये क्या करते थे कि धीरे धीरे जो ऑक्यूपाई कर रहे थे और ब्रिटिश जो साम्राज्य थे उसको प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे थे। समझ में आया? तो ये नहीं आएगा, आप इसमें फैक्ट लिखे हो। ये आप में ये जो है ना, ये सारी चीज़ें आप मैप में दिखा दो बस कि ऐसे ऐसे प्रसार हुआ, प्रसार के कारण क्या थे आपको वो बताना पड़ेगा। भाई क्यों आखिर में सहायक संधि अपनाई इन्होंने, उसके पीछे क्या कारण थे। समझ में आया? ये फैक्ट नहीं होगा इसमें। तो एक्चुअली सहायक संधि बताना है यहाँ पे, और कोई नहीं बताना है क्या? मोस्टली वेलेज़ली के द्वारा तो वही थे ना, वही थी। तो आपको बताना कि जो वेलेजी के शासनकाल में जो प्रसार हुआ था वो सहायक संधि के द्वारा हुआ था, उन्होंने ये तरीका अपनाया। आप ये भी बता सकते हो जो पहले थे तरीके उसमें असफल हो रहा था, उसका कारण ये था भाई त्रिगुट बन गया था, याद करो। तो उस तरीके से उन चीज़ों से निपटने के लिए इसने सहायक संधि को अपनाया, और उससे क्या हुआ कि कम खर्चे में इनकी सेनाएं भी तैयार हो गई और धीरे धीरे इन्हें ऑक्यूपाई भी किया। तो वो चीज़ याद रखो, इसमें ये फैक्ट नहीं आएंगे। अतोपयुक्त विश्लेषण स्पष्ट करता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने जो रिंग फेंस की नीति शुरू की उसके चरम परिणति के रूप में वेलेजी ने सहायक संधि व्यवस्था किसको भारतीय राज्य के तौर पर भारत के ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ किया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, फैक्ट मत लिखो, कॉन्सेप्ट पे जाओ, ये चीज़ याद रखो। इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली की विशेषता को उदाहरण सही समझाई। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ ही नहीं करना। पहले इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली क्या है उसको बता दो, फिर इसकी विशेषताएं बता दो, फिर एक एक एग्जाम्पल बता दो, बस वही है। भारतीय एवं फारसी वास्तुकला की शैलियों के बीच उद्भूत संगम से विकसित इंडो इस्लामिक शैली ने भारतीय स्थापत्य को एक नई गति प्रदान की। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता क्या है? गुंबद और मीनारें। गुंबद इमारत को भव्यता और स्थायित्व प्रदान करता है। अधिकतर इमारतों में 4 मीनारें जो सौंदर्य और धार्मिक का महत्व प्रतीत है, उदाहरण हुमायूं का मकबरा और ताजमहल। ठीक है। अर्धगोलाकार मेहराब तथा गुंबदकार प्रवेश द्वार, भवनों में प्रवेश द्वार बड़े व मेहरदार, कील वक्र का अधिक प्रयोग। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और लोधी मकबरा। ठीक है। जाली और जैतूनी डिजाइन, पत्थरों पर महीन कटाई उनके सुंदर जालियाँ बनाई जाती है, हवाई रोशनी संचालन के लिए उपयोगी, उदाहरण सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली। ठीक है। मस्जिद मकबरे तथा महल निर्माण, मस्जिदों में बड़ा प्रार्थना कक्ष, मीनारे और गुंबद, मकबरे स्मारक के रूप में, महलों में झरोके, गलियारे और संदूर बगीचे जैसे जामा मस्जिद। ठीक, अच्छा है। उर्दू अरबी फारसी में शिलालेख, भवन की दीवारों प्रवेश द्वारों पर कुरान के आयतों में फारसी शिलालेख, उदाहरण कुतुब मीनार दिल्ली और ताजमहल। ध्यातव्य है कि इंडो इस्लामिक शैली जो कि गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है, ने भारत की वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया कि तात्कालीन समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से भी प्रभावित हुई। ठीक है, अच्छा है, आपने वो लिखा है उसका। ठीक है। इसमें दोनों चीज़, एक चीज़ भी याद रखना कि भाई यहाँ की जो ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे मान लो कि जो पत्थर थे या उस तरीके के जो अपने को मिलता था वो यहाँ के उस आधार पर मिला, तो इसलिए भी इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर यहाँ से कुछ देखो, हमेशा होता है कि कहीं पे भी आप जाओगे ना तो वहाँ के जो तत्व होते हैं उसको सीखने को मिलता ही है, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना, तो उसका इनपुट डालना ही पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। $1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। अब आपको विश्लेषण करना है, क्या ये निर्णायक मोड़ था तो कैसे, और नहीं था तो कैसे नहीं था। देखो वही है कि इसमें ज़्यादा पक्ष 70% ये मान के चलो पक्ष में ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कितना परसेंटेज की चीज़ में देना है, क्योंकि इसकी आप अगर मान लो कि वो कर दोगे तो भाई सब ऐसी बात है, भारत इतिहास में देखो तो सबसे सफलतम इसी को माना जाता है, तो वो चीज़ भी याद रखना। औपनिवेशिक शोषण की प्रक्रिया स्वरूप जन्मे 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया। परिणामतः ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में अनेक परिवर्तन किए। अर्थात वस्तुतः ब्रिटेन में 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण कंपनी की आर्थिक व राजनीतिक नीतियों को माना, अतः अब भारत शासन सीधे क्राउन के अंतर्गत आ गया। एक बार ये बताओ कि भारत का विद्रोह इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। ठीक है, आप उसके जस्ट बाद में बता सकते हो क्यों। ठीक है, कोई नहीं। भारत का शासन चलाने के लिए एक भारत मंत्री और उसके 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन के प्रति जवाबदेह होगा। नहीं, इसमें थोड़ा ना आप क्या करो कि पहले क्या था और बाद में क्या आया, तभी तो आप शो करोगे ना कि निर्णायक मोड़ था। तो इसमें आप थोड़ा बैक भी लो कि पहले ये संरचना थी, बाद में ये संरचना आई, समझ में है, तो ज़्यादा फायदा होगा।
थोड़ा क्लियर होने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये एकदम ये जो है निर्णायक मोड़ था। क्योंकि कई भारतीय रियासतों ने 1857 में विप्लव में अंग्रेजों साथ दिया, जैसे ग्वालियर की सिंधिया, भोपाल की बेगम, इसलिए मधुर संबंधों के लिए अवगत की नीति को त्याग दी गई। ये कारण नहीं कि इन्होंने सपोर्ट किया इसलिए त्यागा, ऐसा नहीं था कि बहुत सारे जैसे मान लो रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या सिंह टोपे, ये सब थे, ठीक है, इन्होंने विद्रोह किया था, इस कारण भी ये नहीं चाह रहे थे कि भाई आगे जाके विद्रोह हो। तो ये कारण नहीं है कि इन्होंने सपोर्ट किया था इसीलिए इसका वो किया, ये चीज़ भी याद रखना। दूसरी बात ये थी कि उनको पता था, देखो उन्होंने, देखो अंग्रेज बहुत भाई समझदार लोग थे, उनको पता था सेपरेशन, जैसे ये कि मान लो रजवाड़े अगर सैनिक मिल गए तो उनको पता है कि हम इनको कभी नहीं हरा पाएंगे, तो अब वो सेपरेशन तो करेंगे ना। सेपरेशन करेंगे तो भाई इनको क्या मांग थी, इनकी मांग थी भाई जो अभी है कि गोद प्रथा जो है वो चलने दिया जाए, तो इन्होंने कंटिन्यू किया। इससे क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पे सैनिकों को अलग करने के लिए इन्होंने क्या किया, यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी, ठीक। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जैसे मान लो जो भी रेजिमेंट थे जो उस टाइम, जैसे सिख रेजिमेंट, ये सारी चीज़ें, राजपूत, ये सब, उनकी ज़्यादा वृद्धि की। और दूसरी, इन्होंने अब क्या है, जाति आधार पर जो है रेजिमेंट का विकास किया, ये चीज़ याद रखना। तो आपको ये जो बताना है कि कैसे निर्णायक मोड़, तो पहले क्या था बाद में क्या हुआ। ध्यात्व है कि इस विद्रोह का मूल सैन्य विद्रोह था सैन्य नीति में परिवर्तन कर उनके बीच में जाति, धार्मिक और क्षेत्रीय निष्ठा की भावना को प्रसार कर गोरखा, महार, सिख जैसी रेजिमेंट की स्थापना की। सही है एकदम। भविष्य इस तरह का विप्लव ना जन्मे, ले राष्ट्रवाद की भावना का विकास ना हो, इसलिए ब्रिटिश ने सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया। सही है। विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम एकता को देखकर ब्रिटिश ने भारतीयों में सांप्रदायिकता बढ़ावा दी, अर्थात फुट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिसका परिणाम 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक नियोजन पद्धति के रूप में देखा गया। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को उस स्तर पर झकझोर कर दिया जिसके कारण उन्हें अपनी नीति में इतने बड़े स्तर पर बदलाव करना असंभव हो गया। नहीं, अब मैंने फिर बोला, देखो आपका वही आर्गुमेंट, विश्लेषण कीजिए तो आपको ये बताना है कि ठीक है भाई ये चेंजेस हुए, परंतु आप सोचो इन्होंने क्या किया, नाम मात्र का ये जो है ब्रिटिश क्राउन के रूप में दिया। आज भी वही जो सोचो कि पहले गवर्नर था उसी को वाइसराय बना दिया गया। याद करो लॉर्ड कैनिंग ही था, लॉर्ड कैनिंग ही था जब हो रहा था। उसके बाद बस कुछ ही नहीं है, पदवी चेंज की, वाइसराय बन दी है बस। आज वही सेम प्रोसेस हो रही है। जो वहाँ पे जो राज्य सचिव जो बनाया गया था उसका जो खर्चा भारत से ही दिया जा रहा था, बात वही है, सब कुछ वही था। तो ये 2-3 पॉइंट आप ये भी लिखो, नहीं तो फिर आपका आधा अधूरा आंसर होगा, ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में ना थोड़ा, जब भी विश्लेषण करने वाला क्वेश्चन आ रहा है उसमें आप एक ही पक्ष पे जा रहे हो। अब आपको ये भी बताना कि ऐसा नहीं था, कुछ चीज़ें सिमिलर ही चल रही थी, समझ में आया। तो ये चीज़ याद रखना, 2-3 पॉइंट जरूर डालना पड़ेगा आपको, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे आप इधर 5-6 पॉइंट डाले, जैसे कुछ पॉइंट ये ना, ये दोनों पॉइंट एक साथ ही हो सकते थे, थोड़ा ये भी एबिलिटी लाओ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ याद रखना, आप ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के आए, इसका नंबर अलग से नहीं मिलेगा, परंतु आपने जो 3 पॉइंट मिस कर दिए ना उसके नंबर जरूर कटेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मान लो कि आप इन दोनों के कंबाइन करके 2-3 लाइन में लिख देते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता नंबर पे आपका, परंतु अगर आप ये 3 पॉइंट नहीं लिखे हो उसका नुकसान मिलेगा आपको। ये आंसर राइटिंग सबसे बड़ी खासियत है, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए बैलेंस फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए, एक ही पक्ष को आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते। मतलब सीधी सी बात है कि कल आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, सबाइश बात ऐसा नहीं कि आप अपने जाति हितों को, या मान लो कि आप जिस समुदाय से आते हो उसी को बढ़ावा दिए जा रहे हो ऐसा नहीं होगा ना, आपको बैलेंस रखना है। इसीलिए तो देखो ये आंसर राइटिंग जो है एक माइंड सेट होता है ये आंसर राइटिंग के पीछे, ठीक है। आगे देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। बस वही है, इसमें कौन कौन से आयाम थे, वैचारिक आयाम थे, उनको बताना, ठीक है। इतना सा रेखांकित कीजिए, मतलब होता है ड्रॉ करना। ये सामाजिक थे या मान लो कि पूंजीवादी इस टाइप का जो भी था, आपको वो बताना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत में ब्रिटिश के खिलाफ व्यापक असंतोष, सांस्कृतिक संघर्ष, धार्मिक चिंता और आर्थिक शोषण के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, ठीक है। वैचारिक आयाम कौन कौन से थे, राष्ट्रवादी चेतना को उदय, पहली बार विभिन्न वर्गों द्वारा एकजुट होकर अंग्रेजी विरोधी संघर्ष, उदाहरण राजा महाराजा, जमींदार, सैनिक, किसान। हालांकि संग्राम पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुआ, किंतु भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा था। भारतीय संस्कृति और परंपरा की रक्षा, ब्रिटिश द्वारा भारतीय समाज की परंपरा में हस्तक्षेप, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, भारतीय ने इसे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के ऊपर आघात समझा, ठीक है। धार्मिक और सामाजिक चिंताएं, ब्रिटिश द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, भारतीय रीति रिवाजों को कमजोर करने की नीतियाँ, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। स्वराज्य की भावना, अधिकांश मत में स्वराज्य की भावना, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि ने ब्रिटिश सत्ता उखाड़ फेंकने की इच्छा जताई।
आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष, ब्रिटिश शासन की लगान नीति, आर्थिक शोषण नीति को, कुटीर उद्योगों का विनाश, किसान कारीगर बुरी तरह प्रभावित, साम्राज्य विरोधी भावना, साम्राज्यवाद के विरोध में जनता को संगठित किया, मुगल सम्राट बहादुर शाह का नेतृत्व किया। अतोपरोक्त से स्पष्ट है कि 1857 के विद्रोह के वैचारिक आयाम में से सैन्य विद्रोह महत्वपूर्ण था, परंतु एकमात्र नहीं, बल्कि इसके गहरे वैचारिक आयाम भी थे। ठीक है, आप इसमें देखो संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। मैं मतलब हाँ, वहाँ पे कौन कौन सी थॉट ऑफ प्रोसीजर चल रही थी। ठीक है, हो गया कंप्लीट है। देखो अब जो पहली बात मैं हमेशा बोला हूँ कि पूछे जो वर्ड होते हैं ना, इनको जरूर समझा करो, मूल्यांकन कीजिए, तो इसके आधार पर ही जो आपके क्वेश्चन की जो है डिमांड चेंज हो जाती है। ठीक है, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। अब मूल्यांकन कीजिए तो भाई सब कुछ परिस्थितियाँ बदल रही है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रही होगी और कुछ नेगेटिव भी ला रही होगी। भारत में महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 49% है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पुरुषों की अपेक्षा हमेशा से निम्न रही है। थोड़ा आप ये जो भी डाटा लिखो तो वहाँ लिख दो भाई, जैसे मान लो कि जनसंख्या के जो भी है डाटा लिख रहे हो उसका थोड़ा बहुत अगर जितना वेरीफाई करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखते हैं इनकी बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। अब मेरे अनुसार जो है आपको इसमें थोड़ा सा क्या करना था, थोड़ी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो कि एंशिएंट काल में कैसी थी महिलाओं की स्थिति, फिर मिडिवल काल में कैसी स्थिति थी, और अभी प्रेजेंट टाइम में कैसी स्थिति इनका हो रहा है। तो ये आराम से बदलती परिस्थितियों को दिखा देता। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो इसका आंसर को। वर्तमान में भारत में अनेक संवैधानिक प्रावधान व सरकारी प्रयासों से महिलाओं की स्थिति के सकारात्मक बदलाव परिलक्षित हो रहा है। पूर्व वैदिक काल में महिलाएं सभा व समिति के माध्यम से तात्कालिक राजनीति में भाग होती थी। उत्तर वैदिक काल से इनकी दशा में गिरावट आने लगी। एक समय था जब महिलाएं 4 दीवार में बंद पति के आदेशों और सामाजिक मान्यताओं का पालन करने को बाध्य होती थी। वहीं आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में यथा अंतरिक्ष विज्ञान, राजनीति और बिजनेस सभी क्षेत्रों में परचम लहरा रही है। कल्पना चावला का अंतरिक्ष में जाना एक महिला ऑफिसर द्वारा गणतंत्र दिवस के परेड का नेतृत्व किया जाना पर वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का असीम होना इसकी सकारात्मक स्थिति को उजागर करता है। लेकिन यह कहना भी कि महिलाओं की स्थिति पूरी तरह परिवर्तित हो गई है सही नहीं है। अभी भारतीय संसद में उनका कम प्रतिनिधित्व, बढ़ती घरेलू हिंसा, हत्या, बलात्कार आदि सूचियों में बनी रहती है। निष्कर्ष यह कह सकते हैं कि एक आधुनिक काल में भारतीय स्त्री की स्थिति सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, और उसके बावजूद भी अभी भी उनकी स्थिति पुरुष से निम्न बनी हुई है, जिसमें सुधार वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। अब अश्विन देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, आपने आंसर जो लिखा है ना, ये मतलब वो आंसर लिखा है कि आपने किसी गांव के किसी बच्चे से जाके पूछो, जो मतलब थॉट ऑफ माइंड ऑफ प्रोसीजर है ना, वो आपका वही तरीका रहा है आपने। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कभी भी आप लब लिखो, मैंने कितनी बार बोला है कि सामाजिक क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है, समझ में आया? क्षेत्र वाइज डिवाइड करो, फिर आर्थिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, चौथा पेज जो भी है 4-5 सेक्टर जरूर लिखो, सामाजिक राजनीतिक हो गया। ठीक है, एटलीस्ट ये 4 तो जरूर लिखो आप। इसमें पहले आप पॉजिटिव दिखा दो कि ये बदलाव हुआ है, उनका एग्जांपल दे दो आपने, जैसे कल्पना चावला का दिया, सबका दे दो। उसके बाद में आप कमियां भी बताओ, ये तो हो गया है परंतु कुछ कमियां है, तो समझ में आए। इस क्वेश्चन की 3 डिमांड बनेगी आपको, ऐसे नहीं बच्चों जैसे आंसर नहीं लिखना है। आप ये मान चलो 10 नंबर का ना, तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, थोड़ा चीज़ समझो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आगे से ध्यान देना, ये गलती दोबारा मत करना। ये एकदम नॉर्मल आंसर था आपका, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आगे देखो, शहरीकरण समस्याओं के समाधानों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब पहली बात तो आप जो इंट्रोडक्शन में ये दिखाओगे कि अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है क्या है। ठीक है, फिर समाधानों को लेके आप बताओगे, समाधानों में जो किए जा रहे प्रयास उनके बारे में तो लिखोगे, पर उनकी कमियां भी आप लिखोगे। जब कंक्लूजन लिखोगे तो वे फॉरवर्ड लिख लेना उसी के साथ। तो ये इस क्वेश्चन का ढांचा। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग रोजगार, जीवन स्तर, सुविधाओं के लिए एक निश्चित भूभाग पर गाँवों से शहर की ओर प्रवास करते हैं। मेरा मानना थोड़ा डायरेक्ट इसी से शुरू करो, अर्बनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वर्तमान विश्व की आधी आबादी शहरों में रहती है, या फिर आप फैक्ट से भी शुरू कर सकते हो कि भाई शहरों में क्या दिक्कत हो रही है। एरिया है कम, पॉपुलेशन है ज़्यादा, तो जनसंख्या की दबाव बहुत ज़्यादा है, उसके कारण जो मलिन बस्तियों का निर्माण हो रहा है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 31.16% आबादी शहरों में निवास करती है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे समस्याओं के समाधानों की विवेचना कीजिए। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो ये जो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। ठीक है, समाधान अगर आप समस्या लिखो भी थोड़ा ऐसे करके लिख दो, बस 3-4 पॉइंट लिख दो, अलग से ये बनाने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो शहरीकरण समस्याओं के समाधानों की विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, आपने लिख दिया, पर याद रखना ये चीज़। परिवहन, अपराध बढ़ना, जल की आपूर्ति, झुग्गी झोपड़ी निर्माण, शहर प्रति दबाव, आवश्यकता नहीं। ठीक है, समाधान क्या किया जा रहा है? मूलभूत अवसंरचना का विकास किया जा रहा है, ग्रामीण केंद्रीय उद्योगों प्रोत्साहन, थोड़ा है ना सरकारी योजना भी लिखो, याद रखना ये चीज़। किसी स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। ठीक है सर, आगे लिखा है। अच्छा ठीक है, मनरेगा को प्रोत्साहन। ठीक है, आप थोड़ा इसका देखो समाधान को भी आप थोड़ा 2 तरीके से डिवाइड कर लो, है ना। थोड़ा देखो यही सोचना है कि कैसे अपन चीज़ों को बैलेंस लिखे। समाधान देखो, शहरीगत ढांचा में बदलाव लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ताकि प्रवासन कम हो शहरों की तरफ, उसके लिए क्या किया जा रहा है। ऐसे करके 2-3 पार्ट में डिवाइड करो, जब ज़्यादा अच्छा आंसर दिखेगा आपका। अब इसमें क्या होगा, आप एक चीज़ मिक्सअप कर रही हो, ग्रामीण केंद्रित उद्योगों प्रोत्साहन, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा प्रवासन को कम करने के लिए। मूलभूत अवसंरचना का विकास जब लिख दियो तो इसी में लिख दो, स्मार्ट सिटी। ठीक है, अमृत सिटी, वो यहीं पे लिखो, अलग से मत लिखो। अच्छे स्कूल, अस्पताल व ग्रामीण क्षेत्र में खोलना, तो ये यहीं पे लिखोगे आप। नियोजित शहरी निर्माण, ठीक है, मनरेगा प्रोत्साहन, ये सब इधर आएगा। ठीक है, शहरीकरण समस्या निजात पाने के लिए सरकार द्वारा निम्न योजना का कार्य क्रियान्वयन किया जा रहा है, नहीं ये यहीं पे लिखो, उसे याद रखने, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिया गया है। प्रदूषण रोकने के लिए LPG CNG का प्रयोग। अब देखो वही कमी आप लोग, मैं बता रहा हूँ, ये विवेचना कीजिए, इस वर्ड को समझो। आपको क्या करना था, शहरी समस्या को समाधान के जो प्रयास किए जा रहे हैं, डायरेक्ट आपको वो लिखना था कि ये प्रयास किया जा रहा है, परंतु इनकी कमियां ये है, बस ये था इस क्वेश्चन की डिमांड, जो आपने लिखा ही नहीं। फिर आपको जो कंक्लूजन लिखते हो उसमें आप वे फॉरवर्ड लिखते। थोड़ा ना काम करो। मैं आपको अश्विन उस दिन भी बोला था कि आप थोड़ा ना जल्दी, क्योंकि आपके थोड़ा कंटेंट का भी लैग दिख रहा है। ठीक है, तो आप जो है मॉडल आंसर वाली कोई भी बुक उठा लो, उसमें से देख के जरूर लिखो। साथ में अपना भी नॉलेज यूज करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसी को कॉपी पेस्ट करके उतार लाओ, पर उनको जरूर ऑब्जर्व करो। आपका देख रहा है थोड़ा, देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन का मैं बहुत अच्छे तरीके से आंसर बता सकता हूँ, मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो आपकी कमी है, मुझे दिख रही है, ये चीज़ याद रखना। शहरीकरण बहुधारी तलवार है, अगर ये नियोजित तरीके से होगा तो फायदा होगा, नहीं तो समस्या उत्पन्न होगी। अगर सरकार को पलायन और बहुत अच्छा स्थिरीकरण सुधार पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन तो बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा ध्यान दो। आप ये दोनों की ये गलती है कि आप लोग ना ओनली पॉजिटिव एक्सेप्ट ही लिख रहे हो, तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है, दोनों के दोनों ही में कमी नज़र आ रही है। चलो, हाँ मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था कि देखो ये क्वेश्चन अब जो प्रेजेंट के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो बचना इस टाइप की क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ रखना, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल की बात थी, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया उस टाइम में, परंतु अभी के लिए ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। विपरीत प्रवास क्या है, ठीक है ना, सोशोलॉजी ऑप्शनल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो ध्यान से समझना, पूछा है अर्थव्यवस्था और सामाजिक, मेन पॉइंट यहीं पे रहेगा, थोड़ा बहुत अन्य करके भी लिख सकते हो, ये भी चीज़ याद रखना। सामान्य प्रवृत्ति ग्राम से शहरों की ओर जाने की होती है, लेकिन जब पलायन शहरों से गांवों की ओर होता है तो उसे विपरीत प्रवास कहते हैं। ठीक है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजगार खोए, उद्योगों में छटनी हुई। एक मिनट, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर, अच्छा ठीक है, उद्योगों में छटनी हुई, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दबाव बढ़ा, परिवहन सेवा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुई, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। माना जो राजस्व प्रभावित हुआ, सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव, बेरोजगारी बढ़ी जिससे तनाव बढ़ा, सामाजिक अपराधों में वृद्धि हुई, भूखमरी की स्थिति प्रकट हुई। हालांकि उपयुक्त के काम पर्यावरण स्वच्छ प्रदूषण, कभी कभी आपसी तालमेल में वृद्धि भी हुई। उपयुक्त प्रभावों से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई स्टिमुलस पैकेज लाए, निःशुल्क खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था की, वॉलंटियर, निजी व सरकारी संगठन सहायता और उक्त प्रभाव को कम करने में सफलता मिली। ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी ऐसे दो आप लिख दो तो अन्य प्रभाव भी लिखो आप जरूर। ठीक है, थोड़ा याद रखना। ठीक है, थोड़ा इस टाइप क्वेश्चन से लिखने से बचना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना। देखो ये कोविड-19 के दौर का क्वेश्चन है, तो आप फालतू में अपनी एनर्जी उसमें खत्म मत करो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी के प्रेजेंट में तो नहीं पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना। आगे देखो,
ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों का आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब इसमें मैप जरूर बनाओ, छोटा सा डायग्राम बनाओ, जो भी है, ठीक है, कोई नहीं। ध्रुवीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद प्रमुख फेनोमेना है। नदी की भांति हिमनद भी अप्रदन, परिवहन तथा निक्षेपण कार्य करते हैं, जिससे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अप्रदन से निर्मित स्थल रूप, अरे ने इसका एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम। सड़क होता है गोलाकार कटोरे की घाटी, हॉल, 3 या अधिक सड़कें मिलने वाली नकुली चोटी का निर्माण, अरेंज सक्कण, तीखी पर्वतीय रीछ 2 हिमनदियों के बीच बनती है, वी आकार घाटी। अप्रदन से निष्कर्षणात्मक, मोरैन, हिमनदियों द्वारा संगठित चट्टान और मिट्टी के जमाव। डर्मलिन, हाँ ये होता है छोटी अंडाकार पहाड़ियाँ, दिशा में संकेत होती है, एक स्क्वायर बनते हैं, सकरी टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ। अटवारा प्लेन, पिघला हुआ पानी बहकर तलछट में जमा करते, समतल मैदान बनता है। हिमनद न केवल अप्रदन निक्षेपण द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों को आकार प्रदान करते, बल्कि जलवायु परिवर्तन, भू आकृति परिवर्तन के प्रमुख संकेतक भी। ठीक है, अच्छा लिखा है कि उसने डिमांड उचित पर्वतीय क्षेत्र में स्थल रूपों का आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, मैं बना दो या थोड़ा बहुत दिखा दो, जो तो 1-2 चीज़ों का भी दिखा दोगे तो ठीक है, अच्छा रहेगा। दिया भी है एनसीईआरटी में, अगर जाके देखोगे ना, दिया है उसमें डायग्राम, छोटे छोटे डायग्राम दिए। चलो उदारीकरण क्या है, पहले सबसे पहले आपको इसी को दिखाना है, शो करना है। ठीक है, उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है। अब देखो प्रभावित किया है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। उदारीकरण की एक आर्थिक विचारधारा है जिसमें बाजारों में सेवाओं आदि पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त किया जाता है या ढील दी जाती है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ डेफिनेशन थोड़ा बहुत, जैसे भाई WTO के अनुसार, समझ में आया, वर्ल्ड बैंक के अनुसार उदारीकरण की परिभाषा है, या नीति आयोग ने डिफाइन किया है। इस तरीके से लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर, मतलब आपकी जो विश्वसनीयता बढ़ जाती है, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, फिर आपने सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, संस्कृतियों में संपोषणीयता के तत्व शामिल। एग्जाम्पल लिखो अश्विन, देखो जो शिवम के आंसर थे उसमें एग्जाम्पल थे, ये चीज़ हमेशा याद रखना, अच्छे नंबर पाने हैं एग्जाम्पल जरूर लिखो। कैसे संस्कृतियों में संपोषणीयता को तत्व शामिल हो रहे, तो कैसे वो बताओ जरूर, याद रखना। रोजगार आदि वृद्धि से जीवन स्तर सुधरा है, आप बता दो कि आय में जो है वृद्धि हुई है, ये लिखो आप। ठीक है, सेवा गुणवत्ता में सुधार हुआ है, तो सेवा गुणवत्ता में कैसे सुधार हो आप लिखो ना एग्जाम्पल। जैसे आजकल स्वाभाविक सी बात है, आजकल जो है कोई भी, जैसे मान लो कि पहले BSNL का फ़ोन लेने के लिए भाई महीनों इंतजार करना पड़ता था। ठीक है, सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म अच्छा हुआ ना आजकल, डोर टू डिलीवरी, जैसे देखो फ्लिपकार्ट आपको घर पहुंचा के चले जाता है, ये लिबरलाइजेशन का ही तो एग्जाम्पल है ना। अच्छे शिक्षा कौशल का विकास बेहतर हुआ है, महिलाओं की स्वतंत्रता, रोजगार से महिला सशक्तिकरण को बल मिला। देखो हमेशा एक चीज़ सोचो, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना में क्या क्या आएगा, परिवार आएगा सबसे पहली चीज़, तो ये जरूर बताओ। तो परिवार पहले क्या थे, ध्यान समझना, पहले परिवार जो थे कि भाई एक पुरुष कमाता था ओनली और सब उस पर निर्भर रहते थे। और आजकल क्या हो रहा है कि सब कमाने लगे, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। दूसरी बात, एग्रीकल्चर से निर्भरता उसको कम किया है, उदारीकरण के कारण सभी रोजगार धंधे बड़े हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमेशा याद रखना। सामाजिक संरचना में परिवार आएगा, नातेदारी, रिश्तेदार, ये सब आएंगे, आपके नातेदारी सिस्टम आएगा सामाजिक संरचना में। आप सोचो कि पहले क्या होता था कि लोग जब एग्रीकल्चर से लोग जुड़े हुए होते थे, पर अब आजकल क्या है कि समझ बात है, सब तो जितना कमा रहा है उतना खा रहा है, तो लोगों में सहयोग की भावनाएं थोड़ा कम होने को मिली है, ये चीज़ भी याद रखना। नकारात्मक क्या है, गरीबी अमीरी खाई में वृद्धि हुई, नहीं, डायरेक्ट ये लिखो असमानता में वृद्धि हुई है। फिर एक रिपोर्ट लिखो, जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट हो गई, ये जरूर लिखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखना। देखो मेरा पर्पज़ है कि आप लोग ऐसा नहीं कि ओनली इंटरव्यू कॉल ही आए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। अब देखो खुद ही सोचो, आप देखो इसी पॉइंट की जगह मैं लिख रहा हूँ कि असमानता में वृद्धि हुई है, ध्यान से समझना। ठीक है, फिर मैं लिख दिया हूँ ऑक्सफैम रिपोर्ट। अब मुझे बताओ इसमें ज़्यादा नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, इसमें रहेगी, आप खुद ही सोचो। सापेक्ष गरीबी में वृद्धि है, तो यहाँ पे जरूर लिखो किसके अकॉर्डिंग, भाई कि जो है यहाँ जरूर लिखो किसके अकॉर्डिंग सापेक्ष गरीबी में वृद्धि हुई है, कोई रिपोर्ट होगी, कोई इंडेक्स होगा, वो आप जरूर शो करो। मैं फिर बता दूँगा, ये एवरेज लिख के आओगे ना, आपको नंबर एवरेज ही मिलेंगे, फिर 2-3 नंबर देकर साइड में कर देगा। मैं फिर बता रहा हूँ सिलेक्शन लाना है तो 5, 5.5 नंबर लाने की एबिलिटी रखो, तब जाके सिलेक्शन होगा, मतलब फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ याद रखना। संयुक्त परिवार से एकल परिवार की अवधारणा पर बल मिला है, यहाँ पे लिखो आप, नैनो परिवारों का भी वृद्धि हुई है। अकेलापन और मानसिक तनाव में वृद्धि हुआ है, यहाँ रिपोर्ट लिख दो।
WHO की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐसा बढ़ रहा है। सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हुई है, महिलाओं पर दोहरा प्रभाव, नौकरी में घर, ठीक है। 1991 में उदारीकरण के भारत में अपनाया गया, इसका प्रभाव दोधारी तलवार की साबित हुआ। शिक्षा, जागरूकता, कौशल आदि के विस्तार से इसके सकारात्मक परिणामों की ओर रुख मोड़ना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा लिखा है, पर देखो ये चीज़ समझो, ये जो मैंने बताया नहीं पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना। आप जो लिख रहे हो अभी नॉर्मल लिख रहे हो, ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को थोड़ा सा तो धीरे ध्यान रखो, ठीक है। कोई नहीं, अभी धीरे धीरे हो जाएगा। दूसरी बात मैं फिर बार बता, थोड़ा ये चीज़ नोटिस करना कि जो अब आप लिख रहे हो PYQ लिखो। सबसे पहली बात, जब भी आप PYQ लिख रहे हो तो जो भी एक रेफरेंस बुक ले लो, उसके कंटेंट को जरूर यूज करो। उससे क्या है ना, आपका वैल्यू एडिशन होता जाएगा, वैल्यू एडिशन होता जाएगा। डेली आप सीखोगे वो आगे, भाई आपको मेन जो है फाइनल एग्जाम को टारगेट करना है आपको। परंतु ऐसा नहीं कि उसका कॉपी पेस्ट उतार के ला रहे हो, उससे फ़ायदा नहीं होगा। उससे सीखो, अच्छा भाई ये आंसर लिखा है, अब मैं इसको देखो फ्लो चार्ट में ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे मैप बना सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सोचना आपको। अच्छा इसमें ये कमी है, मैं यहाँ पे डाटा ये रिपोर्ट डाल सकता हूँ, इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ पूछना ऐसे वैसे भी लिखते रहो, कुछ कुछ ऐसे लिख के चेक कराते रहो। मैंने ऐसे को बताया था कि आप ऐसे लिखोगे तभी वो डाउट दूर होंगे, बिना लिखे कुछ ही दूर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो मैंने जो ऐसे मेरे नोट्स हैं ना, उसमें आपको इस टाइप के रिपोर्ट इंडेक्स सब मिल जाएंगे। जो फ्लो चार्ट है कुछ कुछ वो भी मिल जाएंगे आपको, उधर जाके देखोगे तो उसमें है, मैंने इंक्लूड किया है उसमें, ठीक है। चलो फिर पढ़ते रहो, लिखते रहो, ठीक है। चलो, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय।